उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून के कांग्रेस भवन में विशाल श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश श्रम कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष दिनेश सिंह कौशल समेत कई कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में श्रमिकों की आवाज कोई नहीं बनना चाहता, सरकार भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए सम्मेलन कर श्रमिकों को जोड़कर उनकी आवाज को उठाया जाएगा। अब विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दे दी है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने अखबार में पढ़ा है और कागजात देखे हैं, उनसे लगता है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो हुआ है। मजदूर हताश और निराश है और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि असंगठित जो हम लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, असंगठित जो मजदूर है वो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनको उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार होता है और वो उन्हें झेलना पड़ता है, जबकि हम लोग उनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अगर नेतागिरी करेंगे या संगठन में जुड़ेंगे तो उनको जो भी कंपनी या जो भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हमने रणनीति बनाई है कि हम लोग अब जो तमाम मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है, चाहे वो पेट्रोल पंपों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गैस एजेंसियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, उन्हें ग्रुप के द्वारा जोड़ेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी वो अपनी ग्रुप में अब समस्या रखेंगे और हम उस समस्या को उठाने का। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 4092 विधायकों में से 45% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित हैं, जिसका खुलासा हाल ही में हुआ है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल बिष्ट ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, तो ये सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में एडीआर की रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ है, 4092 विधायकों में से कई बार ऐसे तमाम विधायकों पर केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल बिष्ट ने आए दिन इन विधायकों को टारगेट करते हुए तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब इसी को लेकर एडीआर की रिपोर्ट पर निशाना साधा गया है। विधायक को नसीहत दी गई है। एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए हैं कि 45% विधायकों पर गंभीर मुकदमे हैं, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। लोकतंत्र में शुचिता की बात होती है, लोकतंत्र में पारदर्शिता की बात होती है, लोकतंत्र में ईमानदारी की बात होती है, लेकिन अगर विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों पर अगर मुकदमे दर्ज हैं, वो भी गंभीर धाराओं में हैं, तो ये सामान्य चीज नहीं है। पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि जिनकी छवि खराब है, जिन पे गंभीर और आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जो है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। तभी लोकतंत्र स्वच्छ होगा, पारदर्शी बनेगा, तभी जो है राजनीति में शुचिता भी आएगी। क्योंकि इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जब सदन के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी प्रवृत्ति तो नहीं बदलती है। अब जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में चिन्हित कर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, और श्री गुरदीप सप्पल जी जो हमारे सलाहकार हैं खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उन्होंने उत्तराखंड को एक नोडल स्टेट बनाया। एक ऐसा स्टेट हम कांग्रेस प्रयास करेगी जिसमें कोई भी फर्जी वोट ना हो और किसी भी असली मतदाता की वोट ना कटे। उस संदर्भ में हमने जो हमारे पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनकी एक छोटी सी बैठक की है
और उस बैठक के माध्यम से हम जो अभी नगर निगम चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से हमारे लोगों की वोट काटी गई, उनके राइट टू वोट से उन्हें वंचित किया गया, उस संबंध में हम जो है अपनी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और हम उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो इसके असल दोषी हैं और हम मामले को मुख्य चुनाव आयुक्त तक लेके जाएंगे। भाई इस्तीफा दे दिया, अब अगर वो दोबारा कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर देखी जाएगी बात। कांग्रेस तो गाली देने में विश्वास नहीं करती है, तो भाजपा के लोग हैं, गाली भी देंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, हिंदू मुसलमान भी करेंगे, अमीर गरीब भी करेंगे, अगड़ा पिछड़ा भी करेंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, चीन की भी बात करेंगे। कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव, भारत की एकता, राष्ट्रीय अखंडता उसकी बात करती है। कांग्रेस ने तो कभी भेद। कुछ दिन पहले उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना को देहरादून के कुछ निजी स्कूलों के एडमिशन से पहले बच्चों के परिजनों ने धनराशि वसूलने के मामले में यहां पर पाया। अब जिसके बाद डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कमेटी बनाकर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी को लेकर डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा है कि उन्हें खबर मिली थी कि कई स्कूल 3 से 5 हजार रुपए में प्रवेश फॉर्म बेच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले भी ये निर्देश दे चुके हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाए। हाँ, देखिए मेरे को ये खबर आई थी कि 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए में फॉर्म बेचा जा रहा है। सो फॉर्म की आप एक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की एक फीस है, ऑफिस वालों के लिए है, बट 3000 5000 रुपीज, अब अगर आपके 500 फॉर्म बिक गए तो आपने तो उसे एक कमाई का जरिया बना लिया। और वो साथ में और अफसोस की बात ये थी कि उसे फॉर्म फी कह के नहीं लिया जा रहा था, उसे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी कह के लिया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया। जबकि हम बहुत क्लियरली पहले भी ये ऑर्डर निकाल चुके हैं कि छोटे बच्चों की आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते, ये हर तरह से नियमाविरुद्ध है। देयर कैन नॉट बी अ एग्जाम, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब ये बात सही है कि अगर सीटें 10 हैं और आने वाले बच्चे 100 हैं तो आपको कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि 100 में से 10 को कैसे छांटे, तो आप लॉटरी करिएगा या आप निकटतम एड्रेस को प्रायोरिटाइज करिएगा। बट एग्जाम लेना चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पेरेंट्स को बुला के उनका मेंटल टॉर्चर करना उनके इंटरव्यू के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। और हमने पहले भी शिक्षा विभाग को चिट्ठी पिछले सत्र में भी लिखी थी, और अगर किसी भी स्कूल में एग्जाम हुआ है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस मनाया गया, जहां पर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी नितिन भदौरिया को लोगों ने अपनी समस्याएं लिखित रूप में दी है। इस दौरान वहां सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और वहीं डीएम ने कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया और तमाम ऐसी समस्याएं जो लेकर फरियादी आए थे उनकी समस्या का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, ये किसी भी परंपरा में हिंसा के लिए जो सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यदि किसी ने कोई कानून और मर्यादा व्यवस्था को तोड़ा है तो उसको समुचित दंड मिलनी चाहिए और उसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह के असामाजिक कार्य कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में संस्कृत के कई शास्त्रों के निपुण देश भर के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस प्रतियोगिता में 12 परिसरों के अलावा देश भर के आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के 1000 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि प्रतियोगिता संस्कृत भाषा और भारतीय शास्त्रों की समृद्ध परंपरा को जीवंत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खास खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में संस्कृत के कई शास्त्रों में निपुण देश भर के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस प्रतियोगिता में 12 परिसरों के अलावा देश भर के आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के 1000 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि यह प्रतियोगिता संस्कृत भाषा और भारतीय शास्त्रों की समृद्ध परंपरा को जीवंत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगी। संस्कृत शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता ये अद्भुत कार्य है शास्त्रों के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए। शास्त्र होंगे तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जो ये आयोजन है ये अद्भुत है पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये सनातन के लिए यह गौरव की बात है, यह प्रसन्नता की बात है, ये खुशी की बात है। और यह आयोजन पतंजलि में हो रहा है, इसलिए हमारे लिए भी यह गौरव की बात है। इस बार हम हरिद्वार के पवित्र क्षेत्र में पतंजलि विद्यापीठ के स्वामी श्रद्धेय रामदेव जी के दिव्य सन्निधान में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 800 से ज्यादा बच्चे छात्र जो शास्त्राध्ययन करते हुए भगवद गीता कंठपाठ हो, अष्टाध्यायी का कंठपाठ हो, समग्र दर्शनों का और अनेक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हुए छात्र यहाँ आए हैं, छात्राएं भी हैं और इनका 3 दिन का यहाँ आवास है। इस आवास में वो अनेक शास्त्रों में अपने प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे और उसके उपरांत शास्त्राध्ययन का एक प्रतिभा प्रदर्शन के बाद उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। अंतिम दिन में यहाँ सम्माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित होंगे, स्वामी रामदेव जी भी और आचार्य बालकृष्ण जी भी। गरुड़ तहसील में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य के स्थान विवाद का मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ गंगा नदी में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर नगर पंचायत गरुड़ और कार्यदायी संस्था प्रेडकुल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालकुआं के जीवित आशा चर्च के पास्टर ने मसीह समाज के कई ऐसे लोगों के साथ नगर में प्रार्थना भवन और कब्रिस्तान बनाए जाने की मांग को लेकर सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि लालकुआं में मसीह समाज के 30 से 40 परिवार रहते हैं जिनके पास प्रार्थना करने के लिए कोई चर्च नहीं है। इसलिए सभी ने सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपकर 2 बीघा भूमि आवंटित किए जाने की मांग की है, जिससे मसीह समाज के लोग अपने रीति रिवाजों के साथ अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। और जीवित आशा चर्च लालकुआं, जो कि लालकुआं क्षेत्र में इकलौता चर्च है और उस चर्च के मुख्य पादरी होने के नाते मैं और हमारे चर्च के सारे लोगों ने आज इकट्ठे होकर एडीएम साहब को मसीह समाज की जो बहुत ज़रूरत थी, बहुत खास ज़रूरत थी, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि लालकुआं में मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान नहीं है, और उसकी ज़रूरत के लिए हम लोग बहुत परेशान थे मसीह समाज इस बात को लेकर, क्योंकि यदि हम जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति संसार से विदा होता है तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारे लालकुआं में मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान नहीं है और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को सुना है और हमारी उस एप्लीकेशन को जो आज हमने एडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजी है उस पर उन्होंने अमल किया और उसको ग्रहण किया। गदरपुर पुलिस ने एक युवक की हत्या के 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी बाजपुर
विभव सैनी ने बताया है कि होली के दिन कुछ युवकों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद 4 लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। अलग अलग टीम बनाई गई थी। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर का अवैध तमंचा और एक कारतूस पुलिस ने बरामद किया था। इसमें एक व्यक्ति की हत्या का मामला आया था, जिसका नाम गुरदीप सिंह है। इसमें पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति की कल अरेस्टिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति द्वारा कल थाने में आके खुद अपनी उपस्थिति दी गई और इसमें उनकी निशानदेही पे जो अवैध तमंचा है जिसके द्वारा फायर किया गया वो भी बरामद किया गया। एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके बाद आज सुबह दोबारा से जो शेष 2 व्यक्ति थे उनकी भी अरेस्टिंग की गई और टोटल 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई। फिर उनके इसमें हमारे पास 2 मोटरसाइकिल, जिसका जैसे कि तहरीर में दी गई है कि जो अभियुक्त थे वो 2 मोटरसाइकिल से आए थे। उसमें एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर है, दूसरी मोटरसाइकिल प्लेटिना है, साथ में एक अवैध 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और साथ में जो कारतूस थे वो भी बरामद। हरिद्वार के पचरी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 36 घंटे में बहादुरपुर जट हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की माने तो पकड़े गए दबंगों ने मामूली रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं गिरफ्तार के बता दें कि किए गए पुलिस द्वारा इस आपराधिक गतिविधि पर लगातार हो रहे इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने जो एक्शन करते हुए ये बड़ा अभियान छेड़ा था। अब इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में ग्रामीणों और बीआरओ का कैफे हाउस निर्माण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पांडुकेश्वर ग्राम पंचायत के लोगों ने बीआरओ पर आरोप लगाया है कि पांडुकेश्वर में हाईवे के किनारे जनहित में बस अड्डे के लिए दी गई भूमि पर बीआरओ की कैफे हाउस परियोजना के तहत कैफे हाउस खोला गया है, जो कि किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर दे दिया गया था। हालांकि बर्फबारी में कैफे हाउस क्षतिग्रस्त होने पर अब बीआरओ दोबारा उस पर कब्जा करके कैफे हाउस निर्माण कार्य शुरू कर रहा है, जबकि ये भूमि ग्राम पंचायत की है और सिर्फ बस अड्डे के लिए दी गई है। लिहाजा ग्रामीणों की प्रशासन से अपील यही है कि यहाँ पर बस अड्डा ही बने। सूत्रों की ये भी माने तो ये कैफे हाउस विवाद उसी स्तर से आगे बीआरओ के उच्च स्तर के अधिकारियों के पास भी पहुंच चुका है। एक बीआरओ कैफे बनाया था जो अनलीगल है। ये जो है एनएच के नाम से, सड़क के नाम से पटवारी जी कह रहे हैं ये लैंड जो है सड़क यूज के लिए है। यहाँ पर एक कैंटीन कैसे बन गई? गाँव वालों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है ये पहले भी यहाँ पे जो है बस अड्डा था और आज भी हम चाहते हैं यहाँ पे ये बस अड्डे के नाम, हमारी जहाँ तक जानकारी है ये जमीन जो है बस अड्डे के लिए एक्वायर हो चुकी है। इसलिए जो है सरकार से अनुरोध है और जो भी इसको देख रहे हैं यहाँ पे जो है रोड बनाई जाए 18-20 मीटर जो भी बनती है। हमारा एक ही नियम अनुरोध है और हमें बीआरओ कैंटीन नहीं बनने देंगे। गाँव वाला का ये एक विशेष। औरंगजेब की मजार हिंसा पर बोले महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि हिंदुओं पर हमला निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि वो केवल एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत की संस्कृति सहिष्णुता और शांति की है, लेकिन इतिहास में अत्याचार करने वालों को महामंडित कहा जाता है। मराठों की वीर भूमि महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से
आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वीर संभाजी महाराज की निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक हत्या की, ऐसे औरंगजेब का इस देश में कोई स्थान नहीं है। ये इस देश में औरंगजेब के रूप में जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इतिहास बताता है कि ऐसे आक्रांताओं का इस देश में कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं। हिम क्रीड़ा स्थली औली में शीतकालीन पर्यटन अपने अंतिम चरण पर है। बावजूद इसके बर्फ से ढके औली पुगायल में जहां तक नजर दौड़ाई जाए तो वहां तक पर्यटक बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी चटक धूप खिली और इसी बीच विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों का जमावड़ा भी लगा रहा। देश के कोने कोने से हिम नगरी औली पहुंचे पर्यटकों ने औली के 10 नंबर टावर के नीचे तक बर्फीले स्लोप में जमकर फन स्कीइंग की और इसका लुत्फ भी उठाया और दिन भर बर्फ में थिरकते रहे। वहीं बर्फीली वादियों के बीच पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। अब औली में नेशनल विंटर गेम्स के स्थगित होने के बाद अब स्कीयर्स और राज्य के स्कीइंग प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। औली में 20 मार्च से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जगहों से आए स्कीयर्स हिस्सा लेंगे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HN 24/7। नमस्कार।